महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से विपक्षी इंडिया गठबंधन सदमे में है। उसके घटक दल नतीजों को मानने को तैयार नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने तो कहा भी है कि नतीजे ना तो पार्टी और ना ही महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के नजरिए से देखें तो राउत का बयान बहुत हैरान करने वाला भी नहीं है। जो नतीजे आए हैं उनकी तो शायद भाजपा ने भी उम्मीद नहीं की होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के दल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित मानते हुए जहां आराम की मुद्रा में चले गए थे, वहीं भाजपा ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए उसे पलटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। महाराष्ट्र में सीटों का आंकड़ा, महायुति को 236, एमवीए को 49, निर्दलीय और अन्य 6 सीटें, बीजेपी 137, शिवसेना को 58, एनसीपी अजीत पवार को 41 सीटें। काम कर गया शिंदे को सीएम बनाए रखना। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर ऐसी गुगली फेंकी थी कि एमवीए चारों खानों चित होती नजर आ रही थी। इसका कारण था कि शिंदे मराठा छत्र और मराठा प्राइड को कैश करने की बीजेपी की रणनीति काम कर गई। बीजेपी बीच बीच में ये संदेश भी देती रही कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जारागेंग पाटिल के मराठा आंदोलन में एमवीए बहुत खुश था, पर बीजेपी की इस रणनीति के चलते उसे फायदा नहीं हो पाया। दूसरे शिवसेना यूबीटी को कमजोर करने में भी शिंदे का बहुत रोल रहा। आम मुंबईयों ने शिंदे को ही मराठा सम्मान का प्रतीक माना। उनके लिए ठाकरे परिवार बाहरी हो गया। गेम चेंजर लड़की बहन योजना। सत्ताधारी महायुति ने अपने पूरे प्रचार के दौरान लाडली बहन योजना को चुनावी मुद्दा बनाकर इसका प्रचार किया। महायुति ने लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने का वादा किया था। वहीं महाविकास आघाड़ी एमवीए ने भी महिलाओं को हर माह 3000 रुपए देने का वादा किया था। लड़की बहन योजना लागू करने की रणनीति काम कर गई। आम जनता को लगता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चलते उनके खातों में हर महीने रुपए आने शुरू हुए हैं। अगर वो दोबारा सीएम बनते हैं तो और भी अधिक रुपए आएंगे। एमवीए के कई कोर वोटर्स के घरों की महिलाओं ने महायुति को वोट दिया क्योंकि उनके खातों में पैसा पहुंचने लगा था। इसी तरह चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले ही कई टोल प्लाजा से टोल हटाया जाना भी कारगर साबित हुआ। क्या है माझी लाडकी बहन योजना? सरकार ने 28 जून 2024 को मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करने को मंजूरी दी थी। इस योजना के जरिए महाराष्ट्र में 21 से 65 साल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना का लाभ सीधे डीबीटी द्वारा महिलाओं को उनके खाते में दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार और परिवार में उनकी अहम भूमिका मजबूत करने के लिए यह योजना शुरू की गई। किन महिलाओं को योजना का लाभ? लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए। राज्य में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाओं और परिवार में केवल एक अविवाहित महिला। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष होने तक। लाभार्थी के पास आधार लिंक के साथ अपना बैंक खाता होना चाहिए। लाभार्थी महिला की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। रक्षाबंधन पर शुरू की गई इस योजना को सरकार द्वारा महाराष्ट्र के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। इस योजना के लिए राज्य के खजाने में सालाना 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन की आवश्यकता होगी। महाराष्ट्र सरकार ने योजना के तहत दिवाली बोनस 2024 की घोषणा की थी। पात्र महिलाओं को लाडली बहन योजना दिवाली बोनस 2024 पहल के जरिए चौथी और पांचवी किस्त के भुगतान में 3000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए गए थे। महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में
सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी हैं। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। तो महाराष्ट्र की जनता ने जो दिया है वो इतना प्यार बरसा है भाजपा पे कि छप्पर फाड़ के दिया है। क्योंकि जो 5 साल राजनीति महाराष्ट्र में चली उससे जनता को बहुत डिसअपॉइंट हो चुकी थी और उसको ये ध्यान में आया कि कोई एक पार्टी का पूरी बहुमत का सरकार होना जरूरी है और जनता ने बहुत होशियारी से मैंडेट दिया है और महायुति को 200 पार और भारतीय जनता पार्टी अकेले को तकरीबन मेजोरिटी तक लाके रखा है। इसलिए जनता का बहुत बहुत आभार है। दूसरी तरफ से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, तो मुख्यमंत्री किसका होना चाहिए इस बार? सर देखिए, हर एक को लगेगा हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। शिंदे साहब पिछले 2.5 साल से थे, अजीत दादा भी इच्छुक है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जनादेश क्या मिला है और जनता का अगर आदर करना है और जनादेश स्पष्ट है कि जनादेश स्पष्ट बता रहा है कि भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें, स्ट्राइक रेट भी भाजपा का ज्यादा है। तो मैं ये कहता हूं, मैं ये मेरा पार्टी का अभिनिवेश नहीं दिखाऊंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि फडणवीस होने चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि जनादेश का आदर होना चाहिए। जनादेश बिल्कुल साफ है और जनादेश का आदर होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम दोनों को साधने में सफल महायुति गठबंधन ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के बटेंगे तो कटेंगे और एक ही हैं तो साथ हैं का सहारा लिया, तो दूसरी ओर एनसीपी के मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करके यह भी जता दिया वो मुसलमानों की विरोधी नहीं है। चुनावों को ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने मदरसों के शिक्षकों की सैलरी बढ़ाकर गठबंधन ने यह संदेश दे दिया था। इस तरह एनसीपी और शिंदे शिवसेना को मुस्लिम वोट भी भर भर कर मिलते दिख रहा है। बीजेपी की नई रणनीति कारगर। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपनी रणनीति में स्थानीय राजनीति को महत्व दिया। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कराया गया था। यही रणनीति यहाँ भी दोहराई गई। लोकल नेताओं को प्रचार में आगे रखा गया। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से करवाई। संघ बीजेपी ने मिलकर किया काम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध सुधरना भी बीजेपी के लिए काम कर गया। संघ के कार्यकर्ता भाजपा का संदेश घर घर तक ले गए। संघ के लोग घर घर पहुंचकर जनता से अपील कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से परिणामों की सीख लें और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर भाजपा की अगुवाई वाली गठबंधन को वोट दें। पंफलेट में लोगों को भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी और दंगे आदि के बारे में बताया जा रहा था। चुनाव में लाडली बहन योजना मुद्दा बनी। सत्ताधारी महायुति ने अपने पूरे प्रचार के दौरान लाडली बहन योजना को चुनावी मुद्दा बनाकर इसका प्रचार किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनावी अभियान में कहा कि यह योजना चुनाव में सरकार के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में महायुति ने लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने का वादे किए थे। वहीं महाविकास आघाड़ी एमवीए ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में महाराष्ट्र नाना में मुख्यतः 5 गारंटियों पर केंद्रित किया था। इस घोषणा पत्र में महिलाओं को हर माह 3000 रुपए देने का वादा किया गया था। बता दें कि महाराष्ट्र में आंकड़े के अनुसार राज्य में कुल 66.05% मतदान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के इस चुनाव में 9.70 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र थे। इसमें से 5.00 करोड़ पुरुष, 4.00
69 करोड़ महिलाएं और 6,101 थर्ड जेंडर मतदाता थे। 2019 में महाराष्ट्र में कुल 61.44% वोटिंग दर्ज की गई थी। इस तरह से राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 4.61% ज्यादा वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में इस विधानसभा चुनाव में कुल मतदान में लगभग 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन इस वृद्धि में महिलाओं का योगदान अहम है। 2019 के चुनावों में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 59.26% से बढ़कर इस साल 65.21% हो गया था, यानी 5.95% अंकों की वृद्धि हुई है। मुंबई, इसके उपनगरों और इसके आसपास के जिलों में भी महिला मतदाताओं की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई। इनमें ठाणे जिले में 11% अंकों की वृद्धि देखी गई। इसके बाद आदिवासी जिले पालघर में 9% अंकों की वृद्धि हुई और मुंबई महानगर क्षेत्र में 2019 के चुनावों की तुलना में कम से कम 7% अंकों की वृद्धि हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान में हुई वृद्धि का श्रेय सत्ता समर्थक भावना को दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रारंभिक फीडबैक से पता चलता है कि मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं के बीच मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। हमें जानकारी मिली है कि लाडली बहन योजना के कारण हमें लिए वोट करने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारे लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहां पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। झारखंड में जेएमएम ने कर दिया कमाल। झारखंड में जेएमएम ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आकर हर किसी को हैरान कर दिया। हेमंत और कल्पना सोरेन की पावर से इंडिया ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीत लिया। बता दें कि झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जेल भेजे गए थे। उन्होंने जिस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी, उन्होंने ये उसे जनता के और करीब ला दिया। हेमंत सोरेन आदिवासी अधिकारों की सियासत करते हैं, इसी वजह से आदिवासी बहुमूल्य राज्य में उनकी एक खास पहचान बन गई है। इस बार के चुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने लगभग 2 महीनों में तकरीबन 200 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस तरह से कल्पना ने प्रचार की पूरी जिम्मेदारी संभाली। वैसे राजनीति कभी भी कल्पना की पहली पसंद नहीं थी। इसी साल 21 जनवरी को जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, तब कल्पना ने सियासत में कदम रखा। वहीं हेमंत सोरेन ने प्रचार के दौरान बीजेपी पर उनकी सरकार को अस्थिर करने के आरोप भी लगाए थे। बीजेपी नेताओं को हेमंत सोरेन ने कोचिंग मास्टर तक
कह दिया था। हेमंत सोरेन ने ये भी कहा था कि वे एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने को पचा नहीं पा रही है। झारखंड में विधानसभा सीटों का आंकड़ा, जेएमएम 34, कांग्रेस 16, राजद 4, भाकपा माले 2, बीजेपी 21, जेडीयू 1, लोजपा रामविलास 1, आजसू 1। आदिवासी बहुमूल्य सीट पर हेमंत सोरेन का जलवा। झारखंड में आदिवासियों की आबादी 26% से ज्यादा है। कई विधानसभा सीटों पर आदिवासियों की संख्या 40% से भी ज्यादा है। इस चुनाव का परिणाम दर्शाता है कि आदिवासियों ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर विश्वास दिखाया है। दरअसल बीजेपी के पास हेमंत सोरेन के मुकाबले का कोई आदिवासी बड़ा नेता नहीं है। चंपई सोरेन भले ही जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आ गए, इसके अलावा हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी बीजेपी के साथ हो गई, लेकिन आदिवासियों को इनका पाला बदलना पसंद नहीं आया। चुनाव रुझान में सीटों पर हेमंत सोरेन का जोरदार कामयाबी मिलती दिखी, जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। देखिए, कार्यकर्ता की भावनाएं हैं, भावनाओं को रोक पाना उचित भी नहीं है। जश्न का माहौल बन चुका है। जश्न तमाम झारखंड के तमाम क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। ये कार्यालय का नजारा है। तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं उत्साह से लबरेज। जश्न के माहौल में नृत्य, संगीत, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और एक बार पुनः एक मजबूत सरकार हेमंत सोरेन की दोबारा आने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम झारखंड की जनता को और तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, हमारे नेता की मेहनत रंग लाई और हम 59 बेटी माटी रोटी का नारा रहा कारगर। आदिवासियों के अलावा झारखंड में मुस्लिम और यादव बाहुल वाली सीट पर कॉम्बिनेशनल बनने से इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिली। बता दें कि झारखंड के 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है। बीजेपी के नेताओं ने झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं हुआ। यहाँ हिंदू मुस्लिम से ज्यादा आदिवासी अस्मिता का दांव चला है। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, लेकिन हेमंत सोरेन ने भाजपा पर काटो बाटो की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बेटी माटी रोटी का नारा दिया, जो काम कर गया। हेमंत सोरेन की जेल बीजेपी के लिए बैकफायर। बता दें कि हेमंत सोरेन को 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप में जेल जाना पड़ा, जिसे उन्होंने आदिवासी अस्मिता से जोड़े दिया। उन्होंने इस बात को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की कि गरीबों के नेता हेमंत सोरेन को बीजेपी ने साजिश तहत जेल में डाला। जनता चुनाव में इसका बदला वोट से लेना चाहती है। कुछ हद तक तो आदिवासी समेत बड़ी आबादी को ये बताने में कामयाब भी रहे कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया और ये सब बीजेपी की बदले की राजनीति है। कल्पना सोरेन ने संभाला मोर्चा। जब हेमंत सोरेन जेल में थे, भले ही उन समय चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन सरकार की कमान एक तरफ से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में थी। कल्पना सोरेन जमीन पर उतरकर पार्टी को एकजुट करने में लगी रही। उन्होंने हर जगह हेमंत सोरेन की जेल को जनता के नेता के बाद अन्याय करार दिया। इसके अलावा वो अलग अंदाज से अपनी बातों को रखती हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया। गांव-गांव घूमती नजर आई और वोटर उनके कनेक्ट में हो रहे थे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की मैया योजना का जादू चल गया। मैया योजना के तहत झारखंड में 51 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। राज्य में महिलाओं को हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यहाँ बीजेपी ने चुनाव में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की थी, लेकिन जनता ने हेमंत सोरेन के वादों पर विश्वास जताया, क्योंकि कई किस्तें महिलाओं को मिल चुकी हैं। खासकर आदिवासी महिलाओं ने आर्थिक मदद के बाद हेमंत सोरेन को खुलकर साथ दिया। हेमंत सोरेन झारखंड में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने। 38 साल में मुख्यमंत्री बनने वाले हेमंत सोरेन का राजनीतिक कैरियर उथल-पुथल भरा रहा। उन्होंने कानूनी लड़ाइयों और पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से जूझना पड़ा। अब 49
साल के सोरेन आदिवासी अधिकारी के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने राज्य की रणनीति में आदिवासी अधिकारों को अहम जगह दी है। 10 अगस्त 1975 को हाजरीबाग के पास नेमरा गांव में जन्मे हेमंत सोरेन के जीवन पर पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता शिबू सोरेन की राजनीति विरासत का खासा असर पड़ा। 2013 में कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से वो राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।